इसको जब स्टार्ट कर देते हैं ना तब स्टार्ट करना, इसको जब स्टार्ट कर देते हैं ना तब स्टार्ट करना है ना। पिछले क्लास में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग हमने सेल में सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, और अभी जो चल रहा है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चल रहा है, और इससे पहले सेल वॉल से पहले हम लोगों ने सेल का कुछ स्टडी किया था, जैसे सेल के खोज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, उसके बाद सेल थ्योरी वगैरह पढ़ा था। मतलब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी, है ना। ये हम लोग इतना सेल में कवर कर चुके हैं, है ना। सेल में कुछ बेसिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें से बहुत लोगों का ये छूटा हुआ ना बैक पोर्शन, ये है ना। जैसे आपका सेल वॉल छूटा होगा बैक पोर्शन, ठीक है, और उसके बाद ये सारे चीज छूटे हैं किसी न किसी वजह से, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें हमने इसका फंक्शन नहीं पढ़ा था, है ना। इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग इसको एक एक क्लास करके इसको निपटा देंगे, है ना। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा हो जाएगा, और जो आने वाले हैं उनको आसानी हो जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं जो बचा हुआ था। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक बार हम फिगर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस फिगर से ही हम लोग उसको थोड़ा सा जान पाएंगे, उसका फंक्शन पढ़ना है। जैसे याद होगा आपको कि सेल का बाउंड्री होता है, इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेंटर में या किधर भी एक बड़ा सा ऑर्गन होता है सेल का, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से पूरे साइटोप्लाज्मा में फैली होती है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जगह आपको दिखाई दे रही है ना, उस जगह को कहा जाता है साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्मा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे शुरुआत से तो ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है यहाँ से यहाँ तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्मा में, ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो भी जगह है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मा, पूरे में यह फैला होता है। इसीलिए यह कुछ विशेष प्रकार का कार्य करता है ना। जैसे मान लो कोई संघ होता है, संघ मतलब समझो, कोई समिति वगैरह होती है, बड़ी समिति होती है, मान लो पूरे बिहार में फैली हुई है। तो बिहार में अगर पूरी फैली हुई है तो वह पूरे बिहार को कंट्रोल करेगा, उसका काम जो होगा पूरे बिहार में फैला रहेगा। लेकिन मान लो किसी जिले तक सीमित है तो उस जिले तक ही काम करेगा।
तो उसी तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल में फैला हुआ हो सकता है, होता है ना। तो इसका कार्य जो होता है वो विशेष हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी आप बस अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद जब एमबीबीएस कंप्लीट करोगे तो उस समय क्या होगा, आप अपने पूरे परिवार, पूरे रिलेटिव्स, यहाँ तक कि आसपास के जो गांव है, आपके जो कस्बा है, वहां तक आपका काम जाएगा, है ना। आपके आपके द्वारा सभी लोग, है ना, लाभ प्राप्त करेंगे, है ना, क्योंकि आप डॉक्टर बन जाओगे। तो वही चीज है, अभी आपका जो दायरा है छोटा है, अभी आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, बाद में जब आप डॉक्टर बनोगे तो दूसरे के लिए करोगे। तो उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका दायरा बड़ा है। इसलिए बड़ा है कि पूरे सेल में ये फैला हुआ है, तो इसका कार्य, इसका दायरा क्या हो गया, ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक एक करके इसका कार्य पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हेडिंग हम लोग डालते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना जी, बोला कीजिए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर है, हम लोग पढ़े हुए थे। तो सबसे पहली बात आप देखो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल में फैला हुआ है। तो एक तरह से यह पूरे शरीर को स्केलेटन प्रदान करता है। स्केलेटन मतलब होता है ढांचा, स्केलेटन मतलब ढांचा। जैसे हमारे शरीर में जो स्केलेटन है वो हड्डी है, हड्डी क्या बनाती है, स्केलेटन, वही ढांचा बनाती है पूरे शरीर में। तो वो ढांचा क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, शेप को मेंटेन करके रखता है। शेप मेंटेन, जैसे ये हाथ है, अगर मान लो किसी का देखे होगे ये टूट गया, इसको बोलते हैं रेडियस अल्ना बोन होता है, ये टूट गया, क्या कोई लटक जाता है, लटक गया मतलब बैलेंस खत्म हो गया। या पैर टूट गया, क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने से लग रहा है ना कि ये पूरे सेल का ढांचा बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, पूरा स्केलेटन बनाया है। तो इसको, यह चूंकि सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, ढांचा बनाता है और उसको बैलेंस करके रखता है, तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोस्केलेटन के जैसा एक्ट करता है। पहले इसको लिख देते हैं, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ईआर। क्या लिखते हैं इसको, अभी नहीं लिखना है, बोलेंगे तो लिख लेना है, ठीक है, अभी नहीं लिखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, यह क्या करता है, सेल का ढांचा बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज साइटोस्केलेटन, स्केलेटन, है ना, साइटोस्केलेटन which provide cell to mechanical strength। सेल को क्या प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना। यहां पर कुछ चीजें हम लोग लिख सकते हैं। साइटोस्केलेटन मतलब क्या होगा, सेल का ढांचा, है ना, कोशिका का ढांचा। ढांचा समझना बहुत ही फेमस टर्म होता है, ढांचा, है ना। सेल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब क्या होता है, यांत्रिक। स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, है ना। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं, यांत्रिक शक्ति। आप लोग कुछ लोग बिहार बोर्ड के भी हो,
तो दोनों का काम चल जाएगा, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, पहला बात समझ गए आप। पहला बात इसको भूलना नहीं है, ये कई बार आ चुका है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोस्केलेटन बनाता है। अब दूसरा खोजते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये हमने बताया था, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस दो झिल्ली से घिरी रहती है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। दो दिख रहा है ना, दो रिंग जैसा है ना। इस झिल्ली को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन। तो इसका प्रोडक्शन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ये जो बाउंड्री बनाया वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। तो पूछा जाता है न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है या इन्वेलप है वो कौन बनाता है? क्या लिखोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितना फंक्शन लिखा रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? एक क्वेश्चन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके बुक में दो ही फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे तो जितना फंक्शन हम लिखाएंगे सब मिल जाएगा। क्योंकि इधर 5-6 साल से क्या है कि न्यू एनसीईआरटी से ही बिल्कुल क्वेश्चन आ रहा है। 6 साल पहले अगर जाओगे तो कुछ पुरानी एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आता था। तो जब प्रीवियस ईयर बनाओगे तो सब बनना चाहिए ना जी, तो सारा कुछ पढ़ के जाना। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली। केंद्र में है इसलिए केंद्रक बोलते हैं इसको, केंद्रक झिल्ली। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जो होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको? न्यूक्लियर इन्वेलप। अरे बोलते हैं ना हम लोग, इन्वेलप मतलब क्या होता है? ढकने वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं कपड़े को क्या बोलते हैं? इन्वेलप बोल सकते हैं, है ना। तो कपड़ा भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्लॉथ्स भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है एक ही चीज का। तो यहाँ पर भी क्या है? अलग अलग नाम है, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले चाहे न्यूक्लियर इन्वेलप बोले। ये छोटा छोटा बात बहुत फायदा करेगा, है ना, ये जानकारी होनी चाहिए। दो फंक्शन हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ चुका, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन है आप लोग को जैसे हम शुरुआत करेंगे फिर से पढ़ाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि सेल के अंदर एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है, जिसको कहा जाता है लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आप लोग 9th या 10th में पढ़ के आए होंगे। सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, ये पढ़ के आए हम लोग। तो लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो क्या हम लोग लिखेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस प्राइमरी लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थीक जो भी है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो लिख रहे हैं यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस लाइसोसोम, प्रोड्यूसेस लाइसोसोम प्राइमरी लिखना है ना, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। 3 पॉइंट आप लोग को याद हो गया है ना, क्या क्या निर्माण करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट में अगर देखा जाए तो देखो, कोई भी अगर मटेरियल आ रही है इधर से, मान लो इधर से कोई मटेरियल आ रही है, कोई पदार्थ आ रहा है सेल के अंदर, तो यह पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस तरह से क्रॉस करके फिर इधर की ओर आएगा, है ना। तो पदार्थ को सेल के अंदर घूमने के लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आपको बोला जाए कि हाजीपुर आपको जाना है, तो क्या करा, तो आपको गंगा रिवर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में आता है। उसी तरह कोई भी पदार्थ सेल के अंदर अगर मूव कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होके क्रॉस करना करता है ना। तो एक तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रही है, जो पदार्थ है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट। इसके पास आएगा तो ये क्या करेगी, इसको इधर भेज देगी, या फिर इधर से यहां आएगी तो फिर ये क्या करेगी, उधर भेज देगी। समझ रहे बात को। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करती है ना, साइटोप्लाज्मा के अंदर में। तो लिखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट्स द मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है, मटेरियल मतलब पदार्थ, मान लो आप। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, ढोना पहुंचाना, जो भी होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह। वन प्लेस मतलब एक जगह से दूसरे जगह, है ना। हम लोग पढ़ने आए हैं ना, एक जगह से दूसरे, अपने गांव को छोड़ करके, शहर को छोड़ करके हम लोग पटना आए पढ़ने के लिए। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग ट्रांसपोर्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है ना। अब देखो, एक चीज आप लोग जानते हो, एक कंसेप्ट आप लोग जानते हो, जंक्शन। जंक्शन जंक्शन जो भी बोल, जैसे आप लोग जानते हो पटना जंक्शन। तो आखिर जंक्शन मतलब क्या होता है, जंक्शन, टर्मिनल, बहुत सारा चीज होता है। तो जंक्शन मतलब क्या होता है, जंक्शन मतलब होता है दूसरे जगह की गाड़ी यहां आएगी, फिर उसको इधर भेज दिया जाएगा, दूसरे जगह की गाड़ी यहां आएगी, फिर उसको दूसरे जगह भेज दिया जाएगा। तो जंक्शन का काम होता है कि वह रेल को, अलग अलग दिशाओं से आने वाली रेल को अलग अलग दिशाओं में भेजने का काम होता है, अलग अलग दिशाओं में भेजने का काम होता है, उसको बोलते हैं जंक्शन, है। चारों तरफ से आने वाले रेलवे को मिलाने, जो मिलाता है उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, जंक्शन। जैसे पटना जंक्शन, दिल्ली की ट्रेन आएगी, उड़ीसा की ट्रेन आएगी, पुणे का आएगा, है ना, नासिक का आएगा, दिल्ली का आएगा, अलग अलग जगह से, है ना, जयपुर से आएगा। तो जंक्शन का काम होता है जोड़ना। क्या करना, जोड़ना, आवागमन करवाना। तो यहां पर आपको नहीं लग रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंक्शन का काम कर रही है, सेल के अंदर में जंक्शन का काम कर रही है। जैसे यहां पर आया कोई पदार्थ, तो फिर क्या करेगी, ये इसको दूसरे जगह में दिशा में भेजेगी या इस दिशा में भेजेगी। तो विभिन्न प्रकार के दिशाओं में भेजने का काम करती है। इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है इंट्रासेलुलर जंक्शन। पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स मतलब क्या होता है, देना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स इंट्रासेलुलर जंक्शन, इंट्रासेलुलर जंक्शन, है ना, जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन भी बोलते हैं लोग। इंट्रासेलुलर जंक्शन क्या होता है, इंट्रा मतलब क्या होता है, अंदर, सेलुलर मतलब सेल के, सेलुलर मतलब होता है सेल के अंदर, जंक्शन आप लोग समझ रहे हो। तो सेल के अंदर यह जंक्शन बनाता है, जिसके कारण पदार्थ, जंक्शन का पता है ना,
इधर सबको मिला देना, सबको मिला देना, उसी को बोलते हैं जंक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंक्शन का काम करती है। समझ में आया? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या काम था भाई? साइटोस्केलेटन बना। इसको याद कैसे करोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? साइटोस्केलेटन बनाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना, प्राइमरी लाइसोसोम बनाना, है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना, है ना। और पांचवा जो काम है जंक्शन बनाना। क्या बनाना? जंक्शन बनाना। कौन सा जंक्शन? इंट्रासेल्युलर। कैसा? इंट्रा मतलब होता है अंदर, इंट्रा मतलब क्या होता है? अंदर, अंदर में जंक्शन बनाना, है ना। तो यह हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 5 फंक्शन, है ना। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह 2 चीजों का निर्माण करती है, 2 तत्वों का निर्माण करती है। जैसे आप लोग जानते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग सुने हुए हैं, फैट सुने हुए हैं और प्रोटीन सुने हुए हैं। ये तीनों तो हम लोग पढ़ के आए हैं, 9th-10th में हम लोग सुन के आए हैं ना इसको। प्रोटीन पढ़े होगे, दाल में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, उसके बाद फैट जो तेल वगैरह में, घी वगैरह में पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों का निर्माण करती है। कोशिकाओं के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का भी निर्माण करती है और प्रोटीन का भी निर्माण करती है, जिसको हम लोग मिलाकर के लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन। तो इसका निर्माण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो छठा पॉइंट क्या लिखेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस द लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। अब इसका मतलब लाइपो मतलब लिपिड होता है और प्रोटीन मतलब सभी लोग जानते हैं प्रोटीन। तो दोनों का निर्माण करते हैं। और आप लोग को याद होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्रोटीन बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है। तो ये आ जाता है क्वेश्चन, इसीलिए इसको लिखाना जरूरी था। तो यह 6 पॉइंट समझ में आया सबको? छह पॉइंट समझ में आया? समझ में आया? बता दोगे? बताइए जरा सा पॉइंट बताइए, 6 क्या क्या बताए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या बनाता है? सबसे पहले क्या है? साइटोस्केलेटन। क्या हम इसको क्या समझेंगे? मेन समझना होता है, याद हो जाता है। समझ जाओगे तो उसके बाद याद हो ही जाता है ना। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का ढांचा बनाता है, मतलब इसको मजबूती, जैसे हम लोग हड्डी है वैसे ही समझ लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए? सेल के लिए है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कहते हैं भाई? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका मेम्ब्रेन, केंद्रक का झिल्ली, तो उसको बनाती है। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? लाइसोसोम। क्या बनाती है? लाइसोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन उसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, कोशिका की। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? यह क्या करती है? पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करती है इधर, क्योंकि पूरे में फैली हुई है तो इसी का काम है ना। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? जंक्शन। क्या है? जंक्शन बनाना। जंक्शन मतलब जोड़ने वाला, जंक्शन मतलब जोड़ने वाला। तो यह सेल के अंदर जंक्शन बनाता है, इसलिए पूरा नाम क्या याद रखना है? इंट्रासेलुलर जंक्शन।
याद रहे आपको ऑप्शन में एक और चीज रहेगा, इंटरसेल्यूलर। तो याद रखना ये इंट्रा है और ये इंटर है। इंटर मतलब होता है बीच में, क्या होता है बताए थे ना, आप लोग इंटर में पढ़ते हो तो आप लोग बीच में हो, 10th और ग्रेजुएशन के बीच में क्या होता है, इंटर होता है। तो उसी तरह इंटर मतलब हुआ बीच में, सेलुलर मतलब सेल के बीच में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर। और सेल के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर। इसमें हमने जब एग्जाम दिया था इसमें कंफ्यूज कर गए थे, है ना। 2008 में यही आया था, दोनों जंक्शन आया था इंट्रासेलुलर, हमने इसको मार दिया, जबकि आता था, पता था कि अंदर में करता है, बाहर में तो होता नहीं है ना भाई। तो बाहर में कहां से आया, सेल के अंदर होता है, तो सेल के अंदर वाला जंक्शन। और लास्ट पॉइंट यह क्या बनाता है, लाइपोप्रोटीन, मतलब यह लिपिड भी बनाती है और प्रोटीन भी बनाती है ना। बैठ जाइए। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 6 फंक्शन था, इसको याद रखना है। अब यहां पर खत्म नहीं हुआ, यहां पर फंक्शन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों का काम अलग अलग है। दोनों का काम क्या है, ये जो हमने छबो बताया ये दोनों करते हैं। बात को समझ रहे हो, ये जो 6 पॉइंट लिखा है हम दोनों करते हैं। और आगे जो पढ़ाएंगे उसमें फंक्शन पढ़ाएंगे, उसमें रफ अलग करेगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग है। मान लो वो दोनों भाई है, तो वो दोनों भाई बहुत सारा ऐसा काम होगा जो सेम करता होगा। जैसे पढ़ाई कर रहा है तो दोनों 11th में, ठीक है, अपने पापा का पुत्र है, हालांकि सब अपने पापा के ही होते हैं, अपने मदर का पुत्र है, ये सब क्या है उसका सिमिलरिटी होता है। लेकिन कुछ अलग अलग भी काम होंगे, जैसे उसका शौक है क्रिकेट खेलना, उसका शौक है फुटबॉल खेलना, तो अपना अपना भी होता है ना, सबका अलग अलग होता है, अपना चॉइस अलग होता है, समझ रहे हो। तो ये जो हमने फंक्शन बताया यह दोनों के लिए कॉमन है। अब लिखेंगे फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा लिखेंगे फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपको पता चल जाएगा रे इतना इतना काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट मतलब सेल का पार्ट है ना। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप लोग को पढ़ाए थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है भाई, इसमें राइबोसोम होता है, तो यह जाहिर सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये अभी तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है। आपके कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और वही प्रोटीन है जो आपको ताकत दिया हुआ है। आपके बॉडी में ज्यादा प्रोटीन रहेगा, आप में उतना ज्यादा स्टेमिना होगा, समझ रहे। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोटा आदमी है तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, पतला आदमी है तो उसमें प्रोटीन कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें फैट ज्यादा होता है मोटा आदमी। तो आपके शरीर में जितना प्रोटीन रहेगा आप उतना वर्क कर सकते हो। कोई देखते हो 12 घंटा वर्क करता है, कोई 1 घंटा वर्क करता है तो उसमें भी रोने लगता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन शरीर में नहीं है। हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, हमारा शरीर, और सेल में प्रोटीन कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो समझो पूरे शरीर में
प्रोटीन कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन चाहिए। तो पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस द प्रोटीन। क्या करता है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन जानते हैं आप लोग? प्रोटीन बताओ, कोई ऐसा खाना बताओ जिसमें प्रोटीन होता है। क्या नाम है आपका? आदित्य। कहाँ से हैं? वैशाली। और आप कहाँ से हैं? दोनों वैशाली भाई लग रहे हो आप लोग। एक बैठ जाइए। वैशाली तो हम डेली जाते हैं, है ना? सप्ताह में एक बार वैशाली घूमने चले जाते हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बाइक से निकल जाते हैं, कभी कार से निकल जाते हैं, कभी बाइक से निकल जाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताइए ऐसा कोई फूड बताइए जिसमें प्रोटीन होता है। दाल हो गया। दाल सबसे शुद्ध आंसर हुआ, क्योंकि दाल सभी लोग खाते हैं। गरीबों का प्रोटीन का सोर्स क्या है? दाल है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग खाते हैं दाल। दाल में क्या है? प्रोटीन। तो मतलब वही प्रोटीन चला गया, वही प्रोटीन शरीर में गया ना, तब इसको बनाने का क्या जरूरत है? सिंथेसिस मतलब बनाना। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? हम जब खा ही रहे तो बना क्यों रहा है? सोचने वाली बात है ना। जब हम लोग फूड ले रहे हैं बढ़िया से, तो हमारे शरीर में प्रोटीन चला गया, प्रोटीन ही प्रोटीन। तो इसको जरूरत क्यों है सेल के अंदर बनाने का? एक्चुअली में हम लोग देखो, हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग भोजन प्रोटीन लिया ना, तो हम लोग इसका क्या करते हैं? पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो डाइजेशन में यह किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड। किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड। और वह आपकी कोशिकाओं में जाकर जमा हो जाता है। अब इस एमिनो एसिड को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकर के फिर से प्रोटीन बना देता है। बात को समझ गए? समझ गए बात को? ठीक। तो इसीलिए प्रोटीन बना, क्योंकि ये टूट जाता है ना, फिर इसको बनाया जाता है अपने तरफ से। आप लोग को पढ़ाएंगे कि प्रोटीन जो होते हैं 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिसमें से 10 प्रोटीन जो होते हैं, सॉरी हाँ प्रोटीन बोलो, एमिनो एसिड, 10 जो होते हैं वह एसेंशियल होते हैं, और 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। मतलब 10 ऐसे होते हैं जो भोजन से प्राप्त होता है, 10 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होता है। ठीक है। लेकिन भोजन से जो आ रहा है उसको बाद में प्रोटीन बनाना पड़ता है। अब जब प्रोटीन बनता है ना, तो इसमें लफड़ा होता है। जब प्रोटीन बनता है तो इसमें क्या लफड़ा रहता है? सबसे पहला जो प्रोटीन होता है वह इस तरह से होता है। प्रोटीन जो बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। इसको कहा जाता है प्राइमरी प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी मतलब जानते हो? प्राइमरी स्कूल नाम सुने होंगे। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, है ना, पहले बनता है। लेकिन यह जो प्रोटीन होता है यह अनस्टेबल होता है। मतलब अनस्टेबल मतलब, अनस्टेबल मतलब जो स्टेबल ना हो, जो स्थिर ना हो, स्थाई ना हो। स्टेबल मतलब स्थाई होता है ना? तो यह अनस्टेबल होता है। ठीक है। फिर इस प्राइमरी प्रोटीन को हम कोशिकाएं क्या करती है? इसको चेंज कर देती है। इसको क्या कर देती है? चेंज कर देती है। कौन कौन से प्रोटीन में?
इस प्रोटीन में, इस प्रोटीन में और इस प्रोटीन में। प्राइमरी प्रोटीन को या तो इसमें, सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी मतलब क्या होता है? द्वितीयक, है ना, ये स्थायी होता है। उसके बाद ये जो है टर्शियरी प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन, और ये जो है क्वैटेनरी, है ना। तो प्राइमरी प्रोटीन को इन सब प्रोटीन में बदल दिया जाता है और हमारे शरीर में यह तीनों प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इससे आपको एक चीज तो और याद हो गया कि प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितना प्रकार का होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वैटेनरी, और सब लोग अलग अलग जगह में होते हैं। जैसे टर्शियरी प्रोटीन होता है या एंजाइम्स बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम्स बनाता है। सब आगे पढ़ेंगे भाई, यहां मिस भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ोगे धीरे, अब खुद कंट्रोल हो जाएगा, सब आ जाएगा, है ना। क्वैटेनरी प्रोटीन या आपके हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन नाम सुने हैं? हमारे ब्लड में होता है, आरबीसी के अंदर होता है, तो यह पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में होता है। उसके अलावा आप लोगों ने नहीं सुना होगा, एंटीबॉडी का नाम सुने हो? कोरोना में बहुत प्रचलित था एंटीबॉडी। एंटीबॉडी नाम सुने हो? जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे शरीर में जैसे अटैक करता है, हमारा शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी एक तरह का सेना है हमारे शरीर का, जो कि बाहरी जो बीमारियां हैं उससे लड़ता है। कोई भी बीमारी शरीर में आया तो उसके अगेंस्ट क्या बनता है? क्या बनता है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी में भी क्या होता है? क्वैटेनरी प्रोटीन। एंटीबॉडी में भी क्या होता है? क्वैटेनरी प्रोटीन। ठीक है। और सेकेंडरी प्रोटीन यह आपको मिल जाएगा सिल्क का नाम सुने आप लोग? सिल्क, सिल्क का कुर्ता वगैरह होता है, तो सिल्क जो होता है उसमें सेकेंडरी प्रोटीन होता है। उसके अलावा जो पंछी का चोंच होता है, चोंच में भी सेकेंडरी प्रोटीन होता है। तो इतना सारा आपको बात बता दिए, ये बातें फिर आएंगी। एगो चैप्टर ही है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब एगो चैप्टर है ना। और आप दोनों को आज उतना नहीं समझना है, समझ रहे बात को? आज उतना नहीं समझना है। अचानक आए तो हम लोग को भी समझ में नहीं आएगा, अचानक आ जाएंगे बीच क्लास में, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या मतलब, इतना लिखने का क्या मतलब है हमारा? देखो, सबसे पहले कोई कंपनी है, कोई सामान बनाती है, तो सामान पहले बनाती है, सामान बनाने के बाद क्या करती है? वह उसको पैक करती है। क्या करती है? पैक करती है। पैक करने के बाद क्या करती है? जो बिकराता है गाड़ी से भेज दिया जाता है होलसेलर के पास। ये होता है कि नहीं? तो यहां पर भी वही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन को क्या करेगा? फिर पैक करेगा। क्या करेगा? क्योंकि ये बनेगा और इसको क्या करेगा? इसमें यह कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? पैकिंग कर देगा इस फॉर्म में, और लास्ट में क्या करेगा? भेज देगा। जंक्शन तो है ही, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जंक्शन। तो जहां मन तहां उसको, जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर भेज देंगे, ठीक है। ये सब बहुत बड़ा बड़ा लाइन लिखवा रहे हैं, छोटा मोटा नहीं समझना आप। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर? यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? प्रोटीन टारगेट, प्रोटीन हेडिंग लिख रहे हैं, प्रोटीन फोल्डिंग,
या इसी को क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन, रूपांतरण। प्रोटीन फोल्डिंग मतलब क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राइमरी प्रोटीन को किस में बदल जाएगा, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग। फोल्डिंग पैकेजिंग वही चीज है ना। तो लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट प्राइमरी प्रोटीन इंटू सेकेंडरी, द्वितीयक, टर्शियरी एंड क्वैटेनरी। This is called प्रोटीन फोल्डिंग। मतलब वही पैकेज कर दिया इसने, प्रोटीन फोल्डिंग। अब फोल्ड कर दिया, अब क्या करेगा, भेज देना है। प्रोटीन को क्या करना है, भेज देना अलग अलग जगहों में। तो लास्ट वाला जो हेडिंग होगा वह होगा प्रोटीन टारगेटिंग। टारगेट मतलब समझते हो, टारगेट मतलब हुआ जो चीज आपको प्राप्त करना है। टारगेट मतलब क्या है, जैसे आपका टारगेट एमबीबीएस है, मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, इसलिए हम लोग बायोलॉजी लेते हैं। तो आपका टारगेट वो जहां पर हमको पहुंचना है ना। तो अब जो मान लो कोई कंपनी है तो उसका टारगेट कहाँ होगा, होलसेलर के पास वही होगा ना। तो प्रोटीन टारगेटिंग, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, प्रोटीन को टारगेट के पास भेज देती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन का जरूरत है, वहां भेज देगा। प्लास्टिड को प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा, वहां पर भेज देगा। तो ये जंक्शन है, तो ये कहीं भी भेज सकता है सेल के अंदर में। सेल वॉल को जरूरत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग सुने होंगे, प्रोटीन से बना है ना, तो वहां भेज देगा। गोल्जी बॉडी को भेज देगा। तो प्रोटीन को यह भेजने का जो काम होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, देखो इतना भले लिख दिए ये सब, लेकिन आपको अपने भाषा में याद रखना है। बायोलॉजी हमेशा अपने भाषा में याद रखना। प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है, इसमें लिखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू टारगेट ऑर्गन। जैसे आप लोग सुने होंगे फिल्म पिक्चर वगैरह में कि उसको सुपारी देता है, जो विलन होता है वो सुपारी देता है, उसको मारना है, तो उसका टारगेट क्या हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, अगर मोहरा पिक्चर देखे होंगे सुनील शेट्टी अक्षय कुमार का, तो उसमें सुनील शेट्टी टारगेट कर लिया होता है, इसको मारना होता है। तो जैसे वो मार देता है ऐसे क्रॉस कर देता, फिर इसको मार दिया, इसके क्रॉस, तो उसको बोलते हैं टारगेट। तो यहां पर टारगेट समझ गए, टारगेट ऑर्गन के पास उसको भेजना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये कार्य था, इसी का था, किसका था, इसी का था। बताइए क्या क्या बताया इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन एक सांस में बताइए, बताइए, कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए। क्या क्या था, पहले क्या करता है, क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है ना। सिंथेसिस कहां गया जी, यहां है, सिंथेसिस ऑफ
प्रोटीन, प्रोटीन को बनाता है, उसके बाद फोल्ड करता है, मतलब इसमें क्या करता है वह, प्राइमरी प्रोटीन को किस में बदल देता है, टर्सरी और क्वाटरनरी, ठीक है। और लास्ट में क्या करता है, प्रोटीन को टारगेट ऑर्गन के पास भेज देता है, जहां मतलब जरूरत होता है वहीं पर भेज देता है। समझ गए? आप खड़े हो जाइए, बोलिए इसको, बैठ जाइए, बताइए क्या क्या है इसमें। बहुत बढ़िया। दूसरा मॉडिफिकेशन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो एक बार में ये बता दिया, ठीक है, एक बार में यह बता दिया। आप बताइए जरा क्या क्या है फंक्शन इसका, ठीक है। बदल देता है, लक्ष्य था, हाँ टारगेट, और बहुत अच्छा समझ गए। तो ये बस समझ गए, हो गया, कहानी खत्म, हमारा कहानी खत्म, बस माइंड में आ जाना चाहिए, बैठ जाइए। तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। अब चलते हैं, स्मूथ बचा हुआ है ना, एक भाई खत्म हो गया, दूसरा भाई कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होता है, राइबोसोम, और इसमें राइबोसोम था इसीलिए इसको रफ बोलते हैं। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे इतना, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका भी अपना बहुत फेमस सब, इसका सबसे पहली बात, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह लिपिड को बनाता है, लिपिड या फैट को यह बनाता है। तो इसका पहला जो फंक्शन हो जाएगा SER, सिंथेसिस द लिपिड, है ना, लिपिड का सिंथेसिस करता है हमारे शरीर। फिर वही बात हम दोहरा रहे हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो लिपिड या फैट किस भोजन में होता है, ऑयल में, तेल में, घी में, डालडा में, रिफाइंड में, मसाले में, इन सब में क्या होता है, फैट या लिपिड होता है, ठीक है। तो हम लोग खाते हैं, फिर ये लिपिड क्यों बनाता है, तो लिपिड तो खा ही रहे ना, टूट जाता है वो लिपिड, टूट जाता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, वो टूट जाता है, फिर से उसको बनाता है ये। तो SER, सिंथेसिस द लिपिड। और दूसरी बात, एक जनरल नॉलेज पूछ रहे, हो सकता है मालूम हो, जो लिपिड या फैट जो हम लोग खाते हैं वो जमा कहाँ होता है शरीर में, बोलिए कहाँ होता है, मसल्स में, और लिपिड स्किन के नीचे यहां जमा होता है, देखते हो चमड़ा मोटा हो जाता है, फैट ही है। इसलिए तो आप लोग सुने होंगे कि सूर्य के रोशनी में बैठने के बाद विटामिन डी प्राप्त होता है। तो वो क्या होता है, वो सूर्य का रोशनी यहाँ स्किन में पड़ता है, वहां पर विटामिन डी है, कैल्सीफेरॉल है, वही बदल जाता है, वो फैट जो है वो विटामिन डी में बदल जाता है, ठीक है, वही वाला फैट स्किन में। और अदर अंदर में एडिपोज टिश्यू होता है वहां पर भी, ठीक है। उसके बाद एक और फैट होता है जो कि कहाँ होता है, एल्कोहल। एल्कोहल को हिंदी में क्या बोलते हैं, दारू। दारू में क्या होता है, दारू में क्या होता है, फैट होता है। और ये सीधे कहां जमा होता है, जाकर के लीवर में, कहां पर, लीवर में जमा हो जाता है। इसलिए जो लोग डेली दारू पीते हैं उनका लीवर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
जो भी दारू पीते हैं उसका लीवर बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या जमा हो जाता है? फैट। इसलिए अल्कोहलिक पर्सन, दारूबाज आदमी का लीवर को कहा जाता है फैटी लीवर। क्या बोलते हैं? फैटी लीवर। अब आप लगातार दारू पीते जा रहे हो, अब लीवर का जी कोशिकाएं, लीवर अंग है ना, हमारा ऑर्गन है ना, लीवर क्या है? अंग है। तो इसकी कोशिकाएं फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है, और एक समय यह नष्ट होने लगती है। और जब नष्ट होने लगता है लीवर, तो इसको कहा जाता है लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं इसको? लीवर सिरो, जिसको लीवर का कैंसर भी कह सकते हो। लगातार दारू पीने से ऐसा होता है। तो दारू में क्या है? फैट है। फैट से क्या होगा? लीवर की कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण लीवर डैमेज हो जाता है, जिसको लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस भी कहते हैं। इसलिए दारू वगैरह कभी भी नहीं पीना चाहिए। और सबसे बड़ा दिक्कत यह है, आप अगर हो सकता है 10 दिन पिए, आपको 10 दिन में पकड़ सकता है, या कोई जीवन भर पिया है उसको नहीं पकड़ सकता, ऐसा भी है। कोई जरूरी नहीं, हो ही जाएगा, लेकिन चांस बढ़ जाता है। वही चीज सिगरेट का होता है। वही चीज क्या है? सिगरेट जो लोग पीते हैं उससे ज्यादा डैमेज किसका होता है? जो लोग वहां बैठे रहते हैं। क्योंकि जो लोग सिगरेट पीते हैं वह जल्दी से अंदर करते हैं, जल्दी से बाहर कर देते हैं, मतलब फेफड़े में ज्यादा देर धुआं नहीं रहता है। लेकिन वहां पर आप पास में बैठे हुए, आप आराम से उस धुएं को अंदर लिए, आराम से, फिर आराम से बाहर किए, तो ज्यादा डैमेज आपको करेगा। बात को समझ रहे हो? इसलिए बच के रहना। जहां सिगरेट कोई पी रहा है, या तो नाक बंद कर लेना, वहां से हट जाना, क्योंकि उससे ज्यादा आपको हानि होगा। सिगरेट पीने से भी क्या होता है? इम्फाइसीमा, या ज्यादा से ज्यादा लंग्स कैंसर हो जाता है। तो ये सब चीजें। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। उसके बाद एक हार्मोन हमारे शरीर में होता है जिसको बोलते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरॉयडल हार्मोन। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, सेक्स हार्मोन जितने भी हैं सभी स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। तो इस स्टेरॉयडल हार्मोन को भी कौन सिक्रीट करता है? एसईआर। तो क्या लिखेंगे? एसईआर सिंथेसिस एंड सिक्रीट्स। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? बनाना। बहुत बढ़िया, संश्लेषण, 1 नंबर तुम हिंदी बोले हो। सिंथेसिस। सिक्रेट्स मतलब स्रावित करना, बहाना। सिक्रेट्स मतलब जैसे पसीना हमें हो रहा है, क्या हो रहा है? सिक्रीसिंग ऑफ स्वेटिंग, पसीना बह रहा है, तो उसी को बोलते हैं सिक्रेट्स। तो एसईआर सिंथेसिस एंड सिक्रेट्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन इन एनिमल। एनिमल मतलब सभी में, गाय में, भैंस में, हमारे अंदर स्टेरॉयडल हार्मोन होता है ना, उसी को यह सिक्रेट करता है। और अभी का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन है ना? एक देखो, अभी नीट के लिए अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए तो ये वाला वीवीआई, ये और ये दोनों अभी नीट में आएगा, या तो वो आएगा या तो ये आएगा, है ना। इसको भी नहीं भूलना है। तीनों जो है, ये तीनों में से, तीनों में ही आएगा एक, और बाकी जो बताएं वो नहीं आएगा। तो बाकी पढ़ने से फायदा क्या है? फायदा तो फिजिक्स पढ़ने से भी नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने से भी नहीं है, कहीं यूज नहीं है उसका। लेकिन क्या है? पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट रहेगा तभी ना क्वेश्चन बनाओगे। थोड़ा सा पढ़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। इतना पढ़े रहोगे तब इतना सा बना सकते हो। दो फंक्शन। अब इस फंक्शन पढ़ाने के बाद आपको लिखने का टाइम देंगे, 10 मिनट लिखोगे, माइंड को रेस्ट हो जाए। क्लियर? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शुरुआत से पढ़ लेंगे। इस क्लास में, अगले क्लास से कुछ क्लासेस हम लोग शुरुआत वाला पढ़ लेंगे,
फिर हम लोग कंटिन्यू रह जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस्कॉर्बिक एसिड बनाता है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब होता है विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर वही बात हो गया, विटामिन सी हम लोग खाते हैं फिर बनाते हैं, मतलब नहीं। देखो, विटामिन का पाचन नहीं होता है हमारे शरीर में, विटामिन का पाचन नहीं होता है। तो विटामिन जो हम लोग खाते हैं वो डायरेक्ट बॉडी में आ जाता है, समझ रहे हो? बॉडी में आ गया और एक्स्ट्रा विटामिन की आवश्यकता होती है तो ये बनाता है। इसमें पचाने वाली बात नहीं होगी। मिनरल और विटामिन नहीं पचता ना, समझ गए? समझ गए बात को? तो क्या करेगा? SER सिंथेसिस द एस्कॉर्बिक एसिड। स्टेरॉयडल का आपने उस दिन गलत लिखवा दिया था, हो सकता है ना? एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन, जो हम लोग देहात में बोलते हैं क्या बोलते हैं? विटामिन। लेकिन इसको शुद्ध कैसे पढ़ा जाता है? विटामिन। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन। क्या होता है? इसका मतलब भी होता है वाइटा। वाइटा मतलब क्या होता है? वाइटल मतलब होता है वाइटल। वाइटल मतलब जो जीवन की रक्षा करे उसे क्या बोलते हैं? वाइटल। इसीलिए इसका नाम पड़ा है विटामिन। लेकिन हम लोग बिहारी लोग हैं, हम लोग किसी भी चीज को क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ के उसका नाम रखते हैं। शुद्ध नाम किसी चीज का नहीं बोल सकते हम लोग भी वैसे बोलना पड़ता है, बोल देते हैं ताकि आप जो सुने वो याद हो जाए, है ना? हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलेंगे तो आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा, है ना? तो इसका भी नाम समझ गए? चौथा पॉइंट है SER इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक पदार्थ को हटाना। हिंदी में लिख दिए हैं, कुछ चीजें हिंदी में भी लिखना पड़ता है। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? टॉक्सिक मतलब जहरीला, हार्मफुल, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टॉक्सिक मटेरियल। तो यह क्या करता है? देखो, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, पचने के बाद बहुत ऐसे चीज पदार्थ का निर्माण होता है जो हमारे लिए जहर से कम नहीं है, जहर से कम नहीं है। तो उन्हीं को कहा जाता है टॉक्सिक पदार्थ। और इसको क्या करता है यार? नेग्लिफाई कर देता है। क्या कर देता है? डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब टॉक्सिक हानिकारक पदार्थ को मॉडिफाई करके खत्म कर देता है। जैसे आप लोग को एक बात बताए, एक बात बताए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुने आप लोग? यह घुटन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह क्या करता है? हमारे जैसे ये आपके नाकों में आएगा तो यह आपको घुटन पैदा कर देता है, बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे खून में मिल करके यह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बेहोश भी हो जाता है। ज्यादातर यह आपको खदानों में देखने को मिलता है। जो लोग खदान में काम करते हैं ना, देखना वो गैस, ऑक्सीजन का गैस रखता है। जैसे ही उसको लगता है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा लेंगे, क्योंकि
कोयला वगैरह खोदते समय क्या होता है कि ये जरूर स्रावित हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है, हमारे शरीर में जा सकता है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या किया जाता है, इसको चेंज कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें बदल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड कम जहरीला होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे एक पेरोक्साइड होता है H2O2, सारा चीज केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको, ये भी केमिस्ट्री में, ये भी केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी बहुत खतरनाक होता है, इसको भी तोड़ दिया जाता है H2O प्लस ऑक्सीजन में। पानी और ऑक्सीजन, पानी कोई घटा नहीं करता है, ऑक्सीजन कोई घटा नहीं करता, लेकिन ये क्या है, हानिकारक पदार्थ है। तो आपके शरीर में भोजन करने के बाद बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे लिए जहर से कम नहीं होते हैं, तो उसको क्या करता है यार, डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है, जैसे आप लोग गांव वगैरह में देखते हो, बिच्छू काट लेता है, सांप काट लेता है, ठीक है, तो सांप काट लेता है तो उसको दवा दिया जाता है, तो उस जहर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, ऐसा मतलब कि दवा दिया जाता है। वही दवा देते हैं ना जी। बिच्छू काट लिया, बिच्छू काटने से आदमी मरता नहीं है, लेकिन उसका नानी याद आ जाता है। बहुत लोगों को देखा है हमने, बिच्छू काटता है तो नानी याद आते हुए, और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है। बात को समझ रहे? आप लोग को बिच्छू काटा हुआ है किसी को? कभी नहीं? एक बार कटवा के देखो, इसमें मरता नहीं आदमी तो क्या दिक्कत है। तो उसको काटने के बाद क्या होता है कि उसको जो दवा देते हैं उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको टॉक्सिसिटी नष्ट कर देता है। बस बस अब आपको लिखने देंगे, 2-3 पॉइंट और हैं। हम भी समझ रहे हैं आपका जो माइंड है वो समझते समझते सैचुरेट हो चुका है ना। बस 2-3 लाइन और है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद बस हो गया। उसके बाद 5, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। याद है आपको बताया था, मांसपेशी जैसे ये हमने ऐसे किया तो यहाँ की मांसपेशी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ गई, फिर ऐसे किया क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। तो ये जो काम है वह इसी के द्वारा संभव होता है। हमारे मांसपेशियों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है, जिसके कारण मांसपेशियां संकुचित होती हैं और असंकुचित होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। तो 5वां पॉइंट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व मतलब क्या होता है भाई, शामिल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, याद रहेगा ये। और 6ठा पॉइंट जो है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन का निर्माण होना, का बनना। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज समझते हैं आप लोग, हमारे शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं तो वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है, फिर इस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में शरीर में संचित हो जाता है। होता है ना जी, होता है, होता है। जो हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और वह ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में संचित हो जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। वही फिर हमें ऊर्जा देता है। मान लो हमें 2 दिन का फास्टिंग करना है, कुछ नहीं खाए, हम दिन भर फास्टिंग की, कुछ नहीं खाए, तो उस फास्टिंग के दौरान आपको ऊर्जा कौन दे रहा है, यही। जैसे हम लोग पैसा कहाँ जमा करते हैं,
बैंक में कहाँ जमा करते हैं? अब तो अकाउंट में जमा कर देते हैं ना, अब तो अलग हो गया, लेकिन जाता तो बैंक में ही। तो बैंक में पैसा जमा करते हो ना, तो यही है बैंक। जब काम होता है तो बैंक से क्या करते हैं? पैसा निकाल लेते हैं। तो बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज को किस में बदल देती है? ये जमा रहता है और जब जरूरत पड़ता है फिर इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजिनेसिस करता है। क्या करता है? ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉज ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस को कॉज करता है। ठीक है, तो आप लोग अब लिखें। हाँ, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कैसा होता है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का है ना, वो पॉलीमर टाइप का होता है ग्लाइकोजन। उसका स्ट्रक्चर आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का, गैलेक्टोज का, मेनोज का। समझ रहे? अभी उसका स्ट्रक्चर ही पूछ रहे ना आप। हाँ, तो मतलब क्या है? अच्छा, ग्लूकोज आप लोग समझ रहे हो? ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और ग्लाइकोजन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आप लोग को पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट, तो इसका कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा शाखा होता है। मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, है ना, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड। तो वहां पर पढ़ेंगे बहुत सारा ब्रांच होता है और अलग अलग ब्रांच का अलग अलग एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग सुनेंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, फ्रुक्टोज, रेफिनोज, मैनोज, गैलेक्टोज, सेलुलोज, बहुत तरह का होता है। तो बस अभी याद रखिए, जैसा ग्लूकोज होता है वैसा ही ग्लाइकोजन होता है। तो ग्लाइकोजन एक तरह का पॉलीसेक्राइड होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन लगभग 2000 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। किससे बन के होता है? ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है? ये भी दिख ही रहा है। देखिए, जैसे आप इसको लिखेंगे, ठीक है, फिर आपको आकर के इसको नेक्स्ट पेज कर देना। ये कर दिया, फिर इसको लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट पेज इसको लिख लेंगे। क्लियर? इसको लिखना है, हालांकि हम यहीं पे रहेंगे, आप लिखिए। फिगर नहीं बनाना है, खाली लिख लेना है। फिगर नहीं बनाना है, लिख लेना है। बिहार बोर्ड, अभी बिहार बोर्ड।
नाइन टेंथ में पढ़ा था अच्छे से, फिर नहीं पढ़े थे। इनका तो लग रहा है कि अच्छे से पढ़ाई किए। कोई बात नहीं, आज नया है ना तो धीरे-धीरे हो जाएगा। हम लोग को नीट लेवल लेके चलना है ना, उसी लेवल से हम लोग चलते रहेंगे। थोड़ा सा कठिनाई आता है शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करने के बाद सारा कठिनाई दूर हो जाता है। रफ है, फेयर कहाँ है आपका? अब क्या करना है, धीरे धीरे आपको फेयर में ही उतार लेना, ठीक है। वैसे टाइम लॉस होता है इससे। घर वाले सोचेंगे बेटी मेरा सुबह से शाम तक पढ़ रही है, पता चला है वो लिख ही रही है, फेयर से रफ कर रही है। आप लोग का फेयर घर में, आपका फेयर।
लिख लिया? लिख लिए? तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स की ओर चलेंगे, जिसमें ये आपके ग्रुप में चला जाएगा। देखो, बेसिक्स में जो है हम लोग पढ़ चुके, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, वो नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा, है ना। बेसिक्स में बस जो सेल है, कोशिका है, कोशिका का डिस्कवरी वगैरह, थ्योरी वगैरह, वो सब चीजें हमने पढ़ाई थी। तो वो टाइटल में ओनली लिख देना है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हटा देना है, गोल्जी बॉडी हटा देना है ना, और सेल वॉल हटा देना है। तो देखो, सेल के बारे में, सेल का डिस्कवरी हमने पढ़ा था, सब लिखा हुआ नोट्स है, सही है। उसको पढ़ाते हैं, उसके बाद अगले क्लास से हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो सेल का जो डिस्कवरी है, कोशिका का डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था भाई? रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? 1665 में, है ना। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वह डेड था। कैसा था? डेड था। रॉबर्ट हुक ने सेल का नोमेनक्लेचर किया था। सेल जो नाम दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। सेल टर्म गिवेन, है ना। सेल टर्म इन्होंने ही दिया था, और जिस सेल को देखा था वह सेल कैसा था? डेड था। ये हमारे नीट के लिए इनफ है ना। फर्स्ट सॉ ए सेल